नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर और हमारे स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में। सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं और मुझे बताएं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पिछले जो हम लोगों ने सेशन किया था उससे आगे, जहां हम लोगों ने ख़त्म किया था। हमने क्रिप्स मिशन के ऊपर समाप्त किया था। आपको मैंने पिछली बार बताया कि किस प्रकार से जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पहले अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद क्रिप्स मिशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि हम युद्ध में उनका साथ दें और इस युद्ध को जीतने में उनका पूरा सहयोग करें, जबकि हम चाहते थे कि पहले आप हमें आज़ाद करें, क्योंकि एक स्वतंत्र देश ही निर्णय ले सकता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में। जब हम आज़ाद ही नहीं हैं, जब हम गुलाम हैं, जब हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो हम कैसे निर्णय ले सकते हैं आपके साथ देने का। तो पहले हमें आज़ाद करो, पहले स्वतंत्र करो, उसके बाद हम युद्ध में आपका साथ देंगे। तो ये सब हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी देखा। आपको मैंने बताया था महात्मा गांधी का एक कमज़ोर आंदोलन जो माना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी उसको जानते हैं, और कुछ व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने प्रयास किया अपनी तरफ से सत्याग्रह का। विनोबा भावे का नाम मैंने आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू का नाम हमने देखा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी कई बार आए हैं। जैसे एक बार आया था भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर कि उषा मेहता का नाम भारत छोड़ो आंदोलन में किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो आपने सुना होगा उषा मेहता का नाम भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रेडियो गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 8 अगस्त 1942 को किस चीज़ का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया, ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भारत छोड़ो आंदोलन से यूपीएससी में आते रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सेशन को देखिएगा, पूरा सेशन अटेंड करिएगा, तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इससे पहले कि सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं, सभी लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। भाई, किन किन लोगों ने अभी तक सेशन को देखा है लेकिन लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को लाइक करें, है ना, जिन्होंने नहीं किया है। और लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, है ना। इस सेशन को लाइक करना भी ज़रूरी है और शेयर करना भी ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक यूपीएससी विद चंचल कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस जो है इस चैनल पर वो भी आप इसी प्रकार से, ठीक है, देख पाए। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा,
उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम लोग, ठीक है, लगातार अपलोड करते रहते हैं। आपको वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं नोट्स के रूप में, तो ये टेलीग्राम चैनल भी आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर डिस्कस कर लेते हैं, पृष्ठभूमि को समझते हैं कि कब और किस परिस्थितियों में आंदोलन हुआ। दरअसल क्रिप्स मिशन, जो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स को इसलिए भेजा था कि वो जो है वो भारतीयों को, ठीक है, एक ऑफर दे और भारतीयों का युद्ध में सहयोग लेने की कोशिश करे। क्रिप्स मिशन के साथ मैंने आपको बताया था कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से बात करने के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया था। यदि आपने पिछला सेशन देखा होगा तो आपको उन दोनों लोगों के नाम पता होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस ने किन 2 अपने नेताओं को नियुक्त किया था आधिकारिक तौर पर। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। अब क्रिप्स मिशन फेल हो गया और उसी समय जो है भारत में लगातार सरकार, कांग्रेस के ऊपर ये दबाव पड़ रहा था कि आप एक बड़ा आंदोलन छेड़िए। महात्मा गांधी पर एक दबाव पड़ रहा था कि आप एक बड़ा आंदोलन छेड़िए। अब तक आप कब वेट करेंगे, आखिर आपका खून कब खौलेगा, है ना। हमारा अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया, आपकी उम्मीदें धराशायी हो गई, सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। अगस्त प्रस्ताव के बाद आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो भी फेल हो गया, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब आप किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी से एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, नहीं तो सरकार हमें कायर समझेगी, हमें कमजोर समझेगी। जी नहीं, अभी तक एक भी व्यक्ति का आंसर सही नहीं आया है। इसका मतलब है या तो आपने पिछला सेशन देखा नहीं था या ध्यान से नहीं देखा था। मैंने आपको 2 लोगों के नाम बताए थे। क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस ने 2 लोगों को नियुक्त किया था और यहाँ पर अभी तक मुझे एक भी व्यक्ति का आंसर सही नहीं मिला है। क्या बात है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लास्ट टाइम मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा के गया हूँ और इस सेशन में आते ही मैं वो चीज़ पूछ रहा हूँ तो आपको नहीं पता है। यहाँ पर कोई है जो मुझे सही आंसर देगा? जी नहीं, आम्बेडकर नहीं है। आम्बेडकर का नाम गलत ले रहे हैं आप। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, 2 लोग कौन थे? चलो कोई आंसर नहीं दे रहा है, मैं ही दे देता हूँ। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद 2 लोग थे जिन्हें कांग्रेस, नोट कर लो, लिख लो, वरना फिर भूल जाओगे। अगली बार फिर कोई पूछेगा आपसे तो फिर आप भूल जाओगे। जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद 2 लोगों को कांग्रेस ने नियुक्त किया था, अगली बार से नहीं भूलेंगे। देखो क्या फ़ायदा है सब पढ़ने का बताइए मुझे, कि अगर हम छोटे छोटे चीज़ों के आंसर नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ एक आंसर मुझे चंद्रशेखर आज़ाद का भी आ गया। भाई साहब, चंद्रशेखर आज़ाद साहब 1931 में ही शहीद हो गए थे। आपको पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद 1931 में शहीद हो गए थे और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया था। वेरी गुड। तो सही आंसर है नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन, अब सरकार को जवाब देना था, बड़ा आंदोलन छेड़ना था, तो महात्मा गांधी ने फिर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की, ठीक है, यहाँ पर कोशिश की। आप सब जानते हैं कि इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इस आंदोलन को भारत के इतिहास में, ठीक है, भारतीय जनता की अद्वितीय साहस, वीरता के मिसाल के तौर पर देखा जाता है। भारत के लोगों ने, हमारी देश की जनता ने इस आंदोलन में जिस प्रकार से अद्वितीय साहस का परिचय दिया, लड़ाकूपन का परिचय दिया, वो अपने आप में गजब था। क्योंकि इस आंदोलन की खास बात जानते क्या है? इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही सरकार ने सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। मतलब आंदोलन को नेतृत्व विहीन कर दिया, कोई नेता ही नहीं रहेगा। सरकार ने सोचा तो आंदोलन कैसे चलेगा। उसके बावजूद भारत में लोगों ने अपने अपने मन से जिसको जो ठीक लगा उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और न सिर्फ भाग लिया बल्कि इस आंदोलन में उन्होंने गजब का साहस दिखाया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। क्या था इस आंदोलन में?
तो ये जो आंदोलन है ये भारतीय जनता की वीरता व लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल थी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भी ये नारा दिया, करो या मरो। मतलब उनका कहना यह था कि या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे, अब की बार, पिछले भी हम लोग कोशिश कर चुके हैं, पर इस बार या तो हम देश को आज़ाद करा देंगे या इस प्रयास में हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अब जो है, अब हम अपने देश की गुलामी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। तो करो या मरो का नारा उन्होंने दिया। इसी आंदोलन में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जोर शोर पे ये नारा दिया गया, भारत छोड़ो। क्या आप जानते हो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो ये किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का जो नारा है ये दिया था यूसुफ मेहर अली। जरा नाम आप ध्यान से इधर देखें, यूसुफ मेहर अली। ये नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा भी दिया और यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। जब साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन के खिलाफ हमने देखा ना, भारतीयों ने नारा दिया था साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, उसका जो विरोध हुआ था, तो साइमन गो बैक का नारा भी आपको इंटरेस्टिंग सी बात मैं बता रहा हूँ, यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया और यूसुफ मेहर अली ने ही भारत छोड़ो का नारा भी दिया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो का नारा, अब ये जब क्वेश्चन कभी पूछ लेगा ना एग्जाम में यूपीएससी, तो मुझे पता है कि 90% बच्चे जो ना महात्मा गांधी लगा के आ जाएंगे। आप में से भी ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे हैं जो अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते अगर मेरे बताने के पहले, तो महात्मा गांधी, जब आप चंद्रशेखर आज़ाद बता सकते हो मुझे अभी आंसर में, आम्बेडकर बता सकते हो, तो इसके लिए महात्मा गांधी लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके लिए आपको महात्मा गांधी का नाम नहीं, आपको यूसुफ मेहर अली का नाम याद रखना, इन्होंने ये नारा गढ़ा था। ठीक है, अब 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 8 अगस्त 1942 को एक बैठक हुई, और वो बैठक हुई कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई में कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान में ये बैठक हुई और इस बैठक में ये तैयार जो है ना, ये तय किया गया कि हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। इसीलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को बैठक हुई और तय किया गया कि 9 अगस्त 1942 से आंदोलन की शुरुआत होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और नहीं जानते होंगे कि 9 अगस्त 1942 का ही क्यों तय किया गया। 9 अगस्त 1942 की डेट क्यों तय की गई जानते हैं? क्योंकि इस दिन का एक ऐतिहासिक महत्व था। 9 अगस्त 1925 को ही काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को जो ऐतिहासिक, आप पढ़ते हो ना काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी कांड, जब हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने एक खजाना लूट लिया था रेल विभाग का, एक ट्रेन को रोककर, तो वो जो काकोरी कांड आप पढ़ते हैं जिसमें 4 हमारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये सब आप पढ़ते हो ना। तो ठीक 9 अगस्त को ही काकोरी कांड हुआ था और इस दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व बन गया था एक प्रकार से। ये डेट जो है, जैसे 26 जनवरी की डेट कैसे हमारे लिए ऐतिहासिक बन गई, वैसे ही 9 अगस्त की डेट भी ऐतिहासिक बन गई थी। इसीलिए ठीक है, काकोरी कांड वाले दिन 9 अगस्त 1942 को तय किया गया कि हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब सरकार जो है, सरकार ये बात जानती थी कि यदि आंदोलन शुरू होगा तो फिर उसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत के लोग अब बहुत ज़्यादा हमसे नाराज़ हैं। और दूसरी बात ये कि उस समय हम दूसरे विश्व युद्ध में बिजी भी हैं, तो आंदोलन को हम लोग जो है हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जानते हैं? जैसे ही 8 अगस्त को ये बैठक हुई, 9 अगस्त के दिन एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर। ये ऑपरेशन का नाम भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेशन 0 आवर के तहत सारे बड़े बड़े नेताओं को, राजेंद्र प्रसाद साहब को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, जितने बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, सबको कैद कर लिया गया, ये सोच के कि आंदोलन में अगर कोई नेता नहीं रहेगा तो आंदोलन ही नहीं चल पाएगा, है ना। तो इसके तहत सबको गिरफ्तार किया गया। ये हालत हो गई कि उस समय जो है
जो झंडा फहराने के लिए कांग्रेस में उस समय कोई बड़ा नेता नहीं था, अरुणा आसफ अली ने जो है 9 अगस्त 1942 को झंडा फहराया था, तिरंगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के वहाँ पर मुख्यालय में वो झंडा फहराया था, अरुणा आसफ अली ने फहराया था। तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब सरकार ने जो सोचा था उससे उल्टा हुआ। क्या हुआ कि आंदोलन दबा नहीं, आंदोलन और भड़क गया। अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद जनता भड़क गई। जनता ने फिर और जोर शोर से आंदोलन किया और इस बार आंदोलन में कोई नेता नहीं था। इस आंदोलन की एक खास बात ये भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि नेतृत्व तो था ही नहीं, बस जिसको जो ठीक लगा वो सारा उन्होंने किया है। देखो बच्चे पूछते हैं अक्सर कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से आते हैं। अगर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात आप मेरी सुन रहे हो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं से अरुणा आसफ अली का क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन जीरो आवर का क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा, ये क्वेश्चन पूछे। तो ये जो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ ना, इसी से आपको क्वेश्चन जो है क्या होगा, ठीक है, यहीं से आप देखोगे कि क्वेश्चन बन जाएंगे। अब महात्मा गांधी ने पहले ही आंदोलन में, चूंकि महात्मा गांधी जी को तो गिरफ्तार करके, ठीक है, आगा खां पैलेस में, यरौदा जेल में पुणे में रखा गया था, लेकिन पहले ही उन्होंने जनता को बता दिया था कि करना क्या है। इस आंदोलन के पहले महात्मा गांधी जी लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुके थे कि हमें क्या करना है। तो उन्होंने सबसे कुछ न कुछ करने की अपील की। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि आप नौकरी मत छोड़िए। पिछली 2 आंदोलनों में ना उन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों से कहा कि नौकरियां छोड़ दो। कई सारे लोगों ने उनके कहने पे अपनी नौकरियां छोड़ दी और बाद में उनको जो है उल्टा सीधा भी बोला, उनकी आलोचना की कि गांधी जी आपके कहने पे नौकरी छोड़ दी, अब क्या करें, बच्चे कैसे पालें। तो इस बार महात्मा गांधी जी ने पहले ही बोल दिया कि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम करते रहिए, लेकिन कांग्रेस के प्रति जो है क्या करें, अपनी निष्ठा को घोषित कर दे। मतलब आप बोल दीजिए कि अगर आपसे पूछे ना सरकार कि आप किसकी तरफ है, मेरी तरफ कि उनकी तरफ, तो आपको बोल देना है कि हम तो आप ही की तरफ हैं। एक मूवी मैंने देखी थी गोविंदा साहब की, जिसमें एक कैरेक्टर होता है जॉनी लीवर साहब का, जो कि जब भी उसका बॉस उससे पूछता है कि आप किसकी तरफ हो, तो वो उसके दुश्मन की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि मैं आपकी तरफ हूँ, इशारा कहीं और करता है। तो यदि सरकारी कर्मचारी हो ना, आपसे अगर सरकार पूछे कि आप किसकी तरफ हैं, तो आप बोल देना कि हम तो आप ही की तरफ हैं। तो इशारा उनकी तरफ रहेगा हमेशा। तो आपको क्या करना है, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर देना है। और जो सैनिक हैं, जो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लोगों पर गोलियां चलाने से मना कर दें। अगर सरकार कह रही है कि भाई आंदोलन चल रहा है, लोगों को मारो, तो गोली चलाने से अपने देशवासियों पर इनकार कर दें। भले ही आपको उसके बाद से, ठीक है, कोर्ट मार्शल हो जाए, आपको नौकरी से निकाल दें, सजा दे दें, जो भी है, तो भी आपको अपने लोगों पर गोली नहीं चलानी है। जितने राजा महाराजा भारत में शासन कर रहे हैं देशी रियासतों में, वो जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। ठीक है, मतलब आपको अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने राज्य की, रियासत की जनताओं के हिसाब से चलना है। यदि जनता हमारे साथ आना चाहती है तो आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। ठीक है, रियासतों की जनता स्वयं को भारत के, ठीक है, राष्ट्र का अंग घोषित कर दें। जितनी भी रियासतें हैं वो वहाँ की जनता जो है वो हम अपने आप को देश से जोड़ दे, भारत के, ठीक है, राष्ट्र के साथ जोड़ दे और अपने आप को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। छात्रों के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर आप आज़ादी तक दृढ़ रहने की स्थिति में हैं, भाई ऐसा होता है ना कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया। महात्मा गांधी जी ने पहले छात्रों से असहयोग आंदोलन में कहा कि सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिए। बाद में उन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी जी को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, हमारा करियर बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, आपके कहने पे स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, अब घर वाले घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। ठीक है, कोई बाप अपनी बेटी नहीं दे रहा है कि बच्चा काम नहीं करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बीच में कॉलेज छोड़ दिया था। तो अब की बार महात्मा गांधी जी ने पहले ही बोल दिया कि अगर कोई छात्र स्कूल कॉलेज छोड़ना चाहता है तो उसी स्थिति में छोड़ना कि तुम आज़ादी तक, भले आज़ादी आज मिले या 10 साल बाद,
अडिग रह सको अपने फैसले पर। बाद में महात्मा गांधी को मत दोष देना कि आपकी वजह से कॉलेज छोड़ दिया था। तो छात्र आज़ादी तक अगर दृढ़ रह सकते हो तो उसी स्थिति में पढ़ाई छोड़ें, वरना पढ़ाई मत छोड़ें। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लोगों को पहले ही गाइड कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि क्या करना है। जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आज शाम को 3 से 4 बजे तक दिन में हमारा जो MCQs वाला जो हमने सेशन या सीरीज शुरू किया है, उसमें हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन किए थे। मुझे पता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे थे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कोऑपरेट भी किया, आंसर्स भी दिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस क्लास के बाद 3 से 4 वाली क्लास को ज़रूर अटेंड करना है, और जितने भले क्वेश्चन आते हो या ना आते हो, कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, वेट करते हैं कि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तो हमने तैयारी नहीं की, या अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी मॉडर्न इंडिया तो पढ़ा ही नहीं है, तो जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब टेस्ट दे देंगे। तो एक बात ध्यान रखना, वो दिन कभी नहीं आएगा, आज ही करना है जो करना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी टेस्ट दीजिए। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि किसी सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएं उसके बाद टेस्ट दें, तो ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो शाम को 3 से 4 वाली जो क्लास होगी हमारी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको आना है, और उसमें आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए, हाँ, और उसमें PYQs भी हैं। प्रीलिम्स में पहले पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको UPSC में उसमें मिलेंगे, MCQs भी हैं, PYQs भी हैं। तो उन्होंने पहले ही, महात्मा गांधी जी ने लोगों को ये निर्देश दे दिए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्रोह शुरू होने से पहले ही सरकार ने सारे नेताओं को दबोच लिया। अब क्या होगा, अब जनता को जो ठीक लगा उन्होंने किया। हालांकि इससे पहले एक अच्छा खासा बैकग्राउंड तैयार हो चुका था, असहयोग आंदोलन हो चुका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था, बीच बीच में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन तो किसानों के, मजदूरों के हो ही चुके थे, कई सारे संगठन बन चुके थे। तो लोगों को पता है, आता था आंदोलन करना। जैसे बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे और सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, तो लोगों को आता था आंदोलन करना, इसीलिए लोगों ने इस आंदोलन में बिना नेताओं के ही काम चला लिया। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, कुल मिला के इस आंदोलन के 3 चरण थे। कौन कौन से 3 चरण, मैं बताता हूं। पहला चरण जो था इस आंदोलन का, उसमें क्या हुआ, उसमें विरोध प्रदर्शन हुआ, हड़तालें की गई, जगह जगह जुलूस निकाले गए, लोगों ने पर्चे छपवाए, वो पर्चों को बांटा गया, है ना, पेम्फलेट्स वगैरह टाइप के। तो ये धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, ये पहले चरण में हुआ। ये धीरे धीरे सरकार ने इन सबको दबाने की कोशिश की, दमन करने की कोशिश की। दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्रांतिकारियों ने, जो भी आंदोलनकारी थे, उन्होंने संचार के साधनों को निशाना बनाया। संचार के साधनों से मतलब रेलवे की पटरियों को उखाड़ दिया, ठीक है, सरकारी दफ्तरों को जो है नुकसान पहुंचाया, या डाक तार जहां से भी संदेश पहुंचा। देखो, आप एक बात जानते हैं, कई बार आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जब भी कोई आंदोलन होता था या ऐसा कुछ भी होता था, तो संचार के साधनों को क्यों नष्ट किया जाता था। विरोध जताने का तो ये तरीका है ही कि भाई हम सरकार का विरोध जता रहे, पर इसका एक महत्व भी है। दरअसल किसी भी जगह पर जब कुछ होता था ना, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद वो सेना भेजेगी, पुलिस भेजेगी। आप या तो टेलीफोन लगाएंगे, है ना, फ़ोन लगाएंगे, या आप कोई डाक तार करेंगे, कैसे भी करके बताएंगे, और बताने के बाद क्या होगा, वो ट्रेन से या सड़क के रास्ते से सेना को भेजेंगे, पुलिस को भेजेंगे। अगर आप इनको ख़त्म कर दो तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, या वो उसको दबाने के लिए, दमन करने के लिए सेना और पुलिस नहीं भेज पाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर टेलीफोन के तार काट दें, आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह, इंटरनेट पर बहुत, उस समय कुछ भी नहीं था, फ़ोन नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है इस जगह पर, या डाक तार नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा। दूसरा, सूचना पहुँच भी गई किसी तरीके से, अगर मान लो कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के पहुंचा भी दी सूचना, तो क्या होगा, सेना आएगी,
सेना रास्ते से आएगी, सड़क रास्ते से, तो कोई नदी का पुल उड़ा दो। अब नदी तो बीच में आएगी। भारत तो इतना विविध, आपको पता है कि भौगोलिक रूप से इतना व्यापक विविधता वाला देश है कि हमारे हजारों नदियां हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमको कोई ना कोई नदी मिल ही जाती है। तो नदी के ऊपर से पुल उड़ा दो, आ ही नहीं पाएंगे। इसके साथ रेलवे की पटरियां उखाड़ दो, ट्रेन नहीं चलेगी तो आ नहीं पाएंगे। तो उस इलाके में उस विद्रोह का दमन करने के लिए, दबाने के लिए सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसलिए इन्होंने संचार के साधनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। तीसरे चरण में इन्होंने कई जगह पर समानांतर सरकारें स्थापित की। जगह जगह पर इन्होंने अपनी स्वतंत्र भारत की सरकारों की तरह समानांतर सरकार स्थापित कर ली। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। सतारा में चौहान साहब के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई, ये भी किया। और जब सरकार दमन पे उतर आती है तो फिर उन्होंने नए नए तरीके भी निकाले। जैसे क्रांतिकारी अपना मैसेज कैसे देंगे, भाई मैं एक बड़ा क्रांतिकारी हूँ और मेरे साथ कई सारे छोटे छोटे क्रांतिकारी जुड़े हुए हैं, पर वो मेरे साथ नहीं है, अलग अलग हिस्से में देश के, मैं अपनी बात उन तक कैसे पहुँचाऊँगा, है ना। कोई व्हाट्सअप तो है नहीं, है ना, कोई फ़ोन तो है नहीं, कैसे पहुँचाएंगे। तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अपना एक भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाया। एक खास फ्रीक्वेंसी पर इनके जो है मैसेजेस एक से दूसरी जगह पर इनकी बातें पहुंच जाती थी। कि अगर मान लीजिए आप रेडियो एफएम सुनते होंगे आजकल, तो हर एक स्टेशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे, जैसे 98.3 एफएम है ना, 92.7 एफएम, तो जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं तो वहां से आपको चीज़ें सुनाई देने लगती हैं। वैसे ही इन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया। उषा मेहता का नाम उसी के लिए जाना जाता है। तो उस दौरान ऐसे इन्होंने क्या किए, अपने संदेश एक से दूसरे क्रांतिकारियों तक पहुंचाए। भूमिगत गतिविधियां बहुत ज़्यादा हुई। तो इस तरीके से ये विद्रोह जो है पूरे जगह पर फैल गया। पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशन और सरकारी सत्ता के अन्य प्रतीकों पर लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। ये सब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में, क्योंकि जनता जो है ना अब अंग्रेजों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी, है ना। वो पूरी तरह से भारत से जनता जो है अंग्रेजों को निकालने के मूड में थी। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया गया। भाई आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब कि जहां हमारे जो है प्रतीक चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे। ब्रिटिश झंडा गुलामी का प्रतीक है, तो उसको हटा के तिरंगा फहराना। रेल की पटरियां उखाड़ना, जो मैंने आपको बताया सार्वजनिक रूप से जो है ना इन्होंने संचार के साधनों पर हमले किए। रेल की पटरियां उखाड़ना, पुल उड़ा दिए, टेलीफोन और तार की लाइनें काट दी। कर लो बात, आपस में बात ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, है ना। फिर गिरफ्तारी देना, बड़े पैमाने पर सरकार 1 लाख से ज़्यादा, एक ऐसा आंकड़ा आपको मिलेगा कि इस आंदोलन के दौरान सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, ठीक है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, लोगों ने, ठीक है, गिरफ्तारियां दी, हड़तालें की, जुलूस निकाले, पर्चे बांटे, जो मैंने कहा पेम्फलेट्स वगैरह बांटे। इसके लिए एक समस्या धन की भी थी। पैसा कहाँ से आएगा, ये बात भी है ना, पैसा तो चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठों ने, अमीरों ने अपनी तिजोरियाँ खोल दी, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी कारोबारी थे जिनके पास पैसा था, उन्होंने भी इनको पैसा दिया, सहायता की। इनके पैसे से ही पर्चे बांटे गए छपवा के, इनके पैसे से हथियार खरीदे गए, गोला बारूद खरीदा गया इन्हीं लोगों के पैसे से। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे वाले लोगों ने साथ नहीं दिया, अमीरों ने भी साथ दिया। मतलब एक बोलते ना तन मन धन से सहयोग। तो जो तन से सहयोग करता था उसने तन से किया, जो मन से कर सकता था उसने मन से किया, जो धन से कर सकता था उसने धन से भी किया, ठीक है। ये जो रेल चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं ना, लोको पायलट, ये भी कई सारे जो भारतीय थे, ये क्या करते थे, ये एक से दूसरी जगह तक सामान लेके जाते थे, क्रांतिकारियों का संदेश लेके जाते थे। तो ट्रेनों के द्वारा भी इन्होंने जो है आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क साधा। तो अपने आप में जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अद्वितीय जो है मिसाल थी एक प्रकार से भारत के लोगों के साहस की। विद्रोह में भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया। अब सरकार खुलेआम तो किसी को बारूद, गोला बारूद, हथियार ले जाने नहीं देगी ना, आपको भी पता है ये बात। सरकार थोड़े ना चाहेगी कि कोई आंदोलन चले ऐसा। तो सरकार से छिप के बेचारे, ठीक है, भूमिगत रूप से अंडरग्राउंड रह के सारे काम करते थे। पैसा, बम,
हथियार, बारूद देश भर में जो है क्रांतिकारियों तक पहुंचाया जाता था। यही वो समय था जब आप देखोगे कि बहुत सारे क्रांतिकारी, आपको यहाँ पर नए बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, ये जो नाम आप देखते हो ना, बीजू पटनायक, ऐसे नाम बड़े बड़े, ये आंदोलन जो है ना, ये आंदोलन एक प्रकार से कई सारे जो भविष्य के भारत के बड़े बड़े नेता हैं इस आंदोलन में वो तैयार हुए थे। ये सारे आगे जाके बड़े बड़े नेता बने हैं भारत में, बड़े बड़े नाम बने हैं। तो एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, कई सारे नेताओं को तैयार करके गया हमारे लिए। जैसे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का नाम आपने सुना होगा, संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। बाद में इन्हीं जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं, आपने सुना भी होगा। तो ये नाम भी आप, राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा, ये भी बड़े नाम है, ये भी गांधीवादी नेता माने जाते हैं, बहुत बड़े, है ना। अरुणा असफ अली के बारे में मैंने आपको, सुचेता कृपलानी एक बड़ा नाम बनी आगे जाके। तो भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रकार से आप देखोगे ना, तो इस आंदोलन से कई सारे बड़े बड़े नेताओं को हमने तैयार किया। गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का जो मैंने कहा ना, भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया। इसमें उषा मेहता, ये एक प्रकार से जब आप पढ़ते हो ना, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का योगदान अपने आप में एक टॉपिक बनता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का योगदान, तो आपको पता होगा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन क्या होता है ना, हमको नाम याद नहीं रहते। समय समय पर अलग अलग महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, अपने अपने तरीके से संघर्ष किया। कई क्रांतिकारी भी रही है। आपने कल्पना दत्त का नाम सुना होगा, ठीक है, प्रीतिलता वाडेकर का नाम सुना होगा, जो चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़ी रही हैं, है ना। तो वैसे उषा मेहता का नाम भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ भी चुका है। फिर मैंने आपको बताया कि इस आंदोलन की एक और खास बात थी, समानांतर सरकारें। तो यहाँ समानांतर सरकारें, ऐसी कई सरकारें बनी। जैसे सबसे पहले बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ऐसी ही एक सरकार का गठन किया गया। मिदनापुर तामलुक नामक स्थान पर भी एक सरकार का गठन किया गया। इनमें सबसे ज्यादा जो सरकार चली वो थी सतारा। सतारा आपको पता है महाराष्ट्र, है ना, आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र में तो ये सतारा में आपको पता होगा कि छत्रपति की राजधानी हुआ करती थी सतारा। उसके बाद में अंग्रेजों ने जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठाओं को नष्ट कर दिया, है ना, इनके हाथ से इनका सारा छीन लिया। सहायक संधि भी इनके साथ की, यहाँ पर एक नाम मात्र का छत्रपति भी उन्होंने बैठाया। तो वहीं पर सतारा की जो सरकार थी वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चली है। वाई.भी. चौहान और नाना पाटिल उसमें जो है प्रमुख नाम थे, और ये 1945 तक जो है कायम रही है। तो ये समानांतर सरकारों का भी दौर रहा है। अब ये तो हमने देखा कि हमने क्या किया, है ना, हमने जो है हमने इस आंदोलन में जो जो किया वो मैंने आपको बताया। सरकार ने क्या किया? दरअसल सरकार उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में बिजी थी, और सरकार भारत के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी, और न ही वो तुरंत भारत में लोगों को जो है आज़ादी देना चाहती थी। सरकार का ये मानना था कि आज़ादी अभी नहीं पॉसिबल है, युद्ध के खत्म होने के बाद होगा जो भी होगा। अभी आप चाहो कि अभी हम आपको आज़ादी दे दें तो पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस आंदोलन को जो है ना बहुत ही कठोरता के साथ, मेरी बात समझ रहे, कठोरता के साथ, ऐसा नहीं कि ठीक है नॉर्मल, उन्होंने वो कहते ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वाली बात, कि अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी जो है अपनी तरफ से दमन कर रही है। सरकार ने कठोरता से आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जैसे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करना, निहत्थी भीड़ पर गोलाबारी करना, कि भाई भीड़ इकट्ठी हुई है आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए, प्रदर्शन के लिए, तो सबको भून दिया गया गोली से, ठीक है। निहत्थी भीड़ पर गोलाबारी करना, यहाँ तक कि पहली बार ऊपर आसमान से भी मशीन गनें चली, गोलियाँ चली हैं, हवाई जहाज से मशीन गनें चलवाई गई। नीचे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, उनको ऊपर से गोलियों से, अब कहाँ जाएगा इंसान, ऊपर से गोलियां चलेगी तो हवाई जहाज से भी मशीन गनें चलवाई गई। यहाँ तक कि सामूहिक जुर्माना लगाया गया,
यदि किसी गांव के लोगों पर शक हो कि वो क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे हैं, वो या आंदोलनकारियों के साथ हैं, तो पूरे के पूरे गांव के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। ठीक है, ये मानते हुए कि ये साथ नहीं दे रहे हैं हमारा, ये हमसे सूचनाएं छुपा रहे हैं, ये उनका साथ दे रहे हैं, तो सामूहिक जुर्माना लगा देना, पूरे के पूरे गांव को खाली करके जला देना। यहाँ तक कि सरकार ने क्या किया, गांवों को खाली करवा के और उन पूरे के पूरे गांव जला दिए, सबके घरों को जला दिया। मतलब एक प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसा दमन करेंगे कि अगली बार से कोई खड़ा नहीं होगा हमारे खिलाफ आंदोलन करने के लिए। संदिग्ध लोगों के कोड़ों से पीटना, ये आम बात थी। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि भारत छोड़ो आंदोलन दूसरे आंदोलन से अपने आप में क्यों अलग है, क्योंकि कुछ चीज़ें पहली बार हुई थी। पहली बार कोई नेता नहीं था लेकिन आंदोलन चल रहा था। पहली बार कोई आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। असहयोग आंदोलन में ऐसी हिंसा नहीं हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसी हिंसा नहीं हुई, स्वदेशी आंदोलन में ऐसी हिंसा नहीं हुई। लेकिन पहली बार ऐसा दमन भी सरकार का देखा गया। ऐसा दमन भी सरकार ने कभी नहीं किया। इससे पहले सरकार थोड़ा सा नरम तरीके से जो है आंदोलन को दबाने की कोशिश करती थी। पहली बार सरकार ने भी जो है वो कहते ना कि जुर्म की सारी इंतहा जो है पार कर दी, और सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया, कठोरता से दमन किया। अब हम बात करें इस आंदोलन की, तो क्या इस आंदोलन का योगदान क्या है? अपने आप में ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, तो क्यों माना जाता है? इस आंदोलन में ऐसा क्या खास है? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझनी है। क्या क्या समझनी है? पहले तो ये कि इस आंदोलन में किन किन लोगों ने साथ नहीं दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को लगभग भारत में सभी लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन कुछ नाम है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक मुस्लिम लीग इस आंदोलन के साथ नहीं थी, उसने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुस्लिम लीग का ये मानना था कि भारत छोड़ो आंदोलन अभी सही नहीं है, पहले बंटवारा होगा। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि अंग्रेज पहले भारत को बांटे, विभाजन करे, फिर जाए। वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज भारत को बिना बांटे चले जाए। उनको ये डर था कि अगर ब्रिटिश चले गए तो पाकिस्तान की मांग कौन मानेगा? क्या लगता है, स्वतंत्र भारत की सरकार हमको पाकिस्तान देगी? और ये बात सच है। ये बात भी सच है कि अगर 1942 में भारत छोड़ दिया होता अंग्रेजों ने, आज़ाद हो गया होता हमारा देश, तो क्या विभाजन होता? नहीं होता। स्वतंत्र भारत की सरकार कभी भी पाकिस्तान नहीं बनने देती। लेकिन जब पाकिस्तान बना था उस समय हमारे हाथ में चीज़ें नहीं थी, आपको पता है, तब हम लोग आज़ाद नहीं थे। तो मुस्लिम लीग का ये माना था, और जैसे करो या मरो का नारा दिया गया, वैसे ही जिन्ना ने भी ये नारा दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बांटो और भागो। बांटो और भागो का मतलब है कि पहले बंटवारा करो, उसके बाद यहाँ से भागो, बिना बंटवारा किए तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। तो जहाँ एक तरफ पूरा भारत चाहता है कि अंग्रेज अभी भारत छोड़ दे, अभी आज़ाद हो जाए देश, मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि अभी आज़ादी नहीं, आज़ादी दूसरी चीज़ है। मतलब हर एक व्यक्ति की एक प्रायोरिटी होती है। मुस्लिम लीग की प्राथमिकता देश को आज़ाद करना नहीं था। मुस्लिम लीग की जो प्राथमिकता थी पहली, वो प्राथमिकता बंटवारा थी। ठीक है, आज़ादी बाद में। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया। दूसरा, इस आंदोलन में जो है आप देखोगे कि जो समाजवादी थे ना, जो साम्यवादी दल थे, कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण ये था कि इस आंदोलन में सोवियत संघ भी, इस युद्ध में आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ जो साम्यवादियों का गढ़ था, ठीक है, उनका एक प्रकार से मक्का मदीना था, तो सोवियत संघ भी लड़ रहा था ब्रिटेन के साथ, दोस्त बन के मित्र देशों में था, जर्मनी और इटली के खिलाफ लड़ रहा था। तो साम्यवादियों का मानना था कि हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और रूस, सोवियत संघ दोस्त थे, और हमें सोवियत संघ का साथ देना चाहिए ना। मतलब आप समझ रहे हो, विचारधारा देश पर हावी हो रही है। ये कैसी विचारधारा है? खाते इस देश का हो, रहते इस देश में हो, लेकिन तुम्हें जो है अपने देश से ज़्यादा अपनी विचारधारा प्यारी है।
सोवियत संघ का समर्थन क्यों करना है तुम्हें? सोवियत संघ का समर्थन तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन तुम जो है ब्रिटेन का समर्थन, अपने ही देश के लोग जब अपने देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो तुम्हें उसका साथ नहीं देना है, तुम्हें जो है सोवियत संघ का साथ देना है, ब्रिटेन का साथ देना है। तो कभी कभी ऐसा आप देखोगे कि जब एक हद से ज़्यादा विचारधारा हावी हो जाती है ना, तो कई बार वो देश के भी आगे आ जाती है, कंट्री फर्स्ट के खिलाफ चली जाती है। क्लियर? तो सोवियत संघ की वजह से साम्यवादियों ने युद्ध में जो है भाग नहीं लिया, इसमें आंदोलन में उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। तीसरा, हिंदू महासभा, उनका भी मानना था कि अभी जो है युद्ध चल रहा है और अभी हमें साथ जो है आंदोलन नहीं करना चाहिए, इससे देश में और अराजकता हो सकती है, इसमें देश में अव्यवस्था फैल सकती है। तो हिंदू महासभा ने भी समर्थन नहीं किया। कुल मिला के ये 3 बड़े बड़े पार्टीज आपको मिलेगी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं किया। अब इस आंदोलन से क्या मिला? ठीक है, इस आंदोलन से हमको क्या मिला, तो ये भी समझ लो कि इस आंदोलन का अपना महत्व है। अपने आप क्या महत्व है? अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, तो महत्व इसका सबसे पहले इस बात में है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो चर्चा चल रही थी उसकी प्रकृति ही बदल गई। इस आंदोलन के बाद आपने देखा, कभी अगर थोड़ा सा इतिहास को ध्यान से पढ़े हो, जिन बच्चों ने, ठीक है, जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान से हिस्ट्री पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के पहले अंग्रेजों के बात करने का तरीका अलग था, मुद्दे अलग थे, बाद में अलग हो गए। अचानक से आप देखो भारत की आज़ादी की बात होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि बहुत दिनों तक भारत को गुलाम रखना, उपनिवेश बना के रखना अब संभव नहीं है। जिस तरीके से भारत के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिस तरीके से बिना अंग्रेजों के वो गोलियां चला रहे हैं, वो कोड़े मार रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं, गाँव में जुर्माना लगा रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 से ज़्यादा, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही बता रहा हूँ, 1000 के आसपास लोग इस आंदोलन में मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है और आपको हमेशा पता है कि सरकारी आंकड़ा वास्तविकता से बहुत दूर होता था। अगर सरकार कह रही है कि 1000 लोग मारे गए हैं लगभग हमारे इस पूरे आंदोलन को दबाने में, आंदोलन के दौरान, तो सोचो वास्तविक संख्या कितनी ज़्यादा होगी। तो जिस तरीके से लोगों ने परिचय दिया साहस का, वीरता का, निडरता का, अब अंग्रेज सरकार को समझ में आ गया कि बहुत दिनों तक भारत को गुलाम नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद भारत की आज़ादी की बात ज़्यादा होने लगी। अचानक से अंग्रेज भी जो है अब भारत को आज़ाद करने पर बात करने लगे। तो इस आंदोलन का ये महत्व है अपने आप में कि इस आंदोलन ने क्या किया, इसने भारत में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जो एक चर्चा चल रही थी ना, उसकी प्रकृति को ही बदल दिया। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। ये आंदोलन नहीं होता तो शायद भारत की आज़ादी कुछ समय तक और टल सकती थी, क्योंकि इसी आंदोलन ने अंग्रेजों को ये मैसेज दिया कि भारत को ज़्यादा समय तक गुलाम नहीं रख सकते। इसीलिए 45 के बाद वो आज़ादी की बात करने लगे थे, फॉर्मूले की बात कर रहे थे, सत्ता हस्तांतरण की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा इसके बाद अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, सब दिखाई देगा आपको। फिर अगला जो है ना, इस आंदोलन में आप देखोगे कि भविष्य के नेताओं का उदय हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया। बड़े बड़े नेता राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, ऐसे बड़े बड़े नेताओं का उदय जो है आपको इस आंदोलन में दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का अपना एक बड़ा महत्व है, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ गए? चलिए, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की। आप सबको पता है कि इसी समय जब महात्मा गांधी ये नारा दे रहे थे, भारत छोड़ो के साथ बात हो रही थी, करो या मरो की बात हो रही थी, उसी समय जो है भारत से बाहर एक और बड़े नेता जिनका नाम आप सब जानते हैं, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष बाबू उसी समय अपने तरीके से देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे। महात्मा गांधी का तरीका अलग रहा है, सुभाष चंद्र बोस का अलग रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर, लेकिन भारत की मिट्टी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिए। वहीं से जो है वो दिल्ली चलो का नारा दे रहे थे। उन्होंने भी दिल्ली चलो का नारा दिया कि भाई चलो दिल्ली चलो और देश को आज़ाद करो। हालांकि इसके लिए उन्होंने जो करना पड़ा वो सब किया, यहाँ तक कि ब्रिटेन के दुश्मनों से भी हाथ मिलाया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। चाणक्य के बारे में आप जानते होंगे ना, मंडल सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो शत्रु का शत्रु जो है मित्र होता है। अगर ब्रिटेन हमारा शत्रु है और जर्मनी और जापान ब्रिटेन के शत्रु है, तो जर्मनी और जापान हमारे मित्र हैं। तो भारत से बाहर जाके उन्होंने जर्मनी और बहुत सारे अलग अलग देशों की यात्राएं की, और वहाँ के राजा, वहाँ जो भी लोग हैं, ठीक है, सरकारें, उनसे उन्होंने समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से। इसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी का क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, आप सब जानते हैं, सुभाष बाबू आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। बताइए, आईसीएस में सिलेक्ट होने के बाद बड़े आराम से जो है जीवन बिता सकते थे, लेकिन नहीं, देश के लिए कुछ करना चाहता था। नौकरी करने का कोई मन नहीं था। पिता की इच्छा और पिता की बात का सम्मान रखते हुए उन्होंने एग्ज़ाम दी, और एग्ज़ाम न सिर्फ दी, पास भी कर ली। लेकिन माँ को उन्होंने बता दिया था पहले ही कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं सरकार के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो नौकरी नहीं की। महात्मा गांधी उस समय एक प्रकार से बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, तो महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया और एक प्रकार से उनके अनुयायी हुए। लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया, और सुभाष चंद्र बोस के धीरे धीरे जो है वो महात्मा गांधी को समझ गए कि इनकी और मेरी राहें जो है अलग हैं, रास्ते अलग हैं। इतना होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस के मन में महात्मा गांधी के प्रति बहुत सम्मान था, और महात्मा गांधी के मन में भी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत सम्मान था। कहते ना, मनभेद हो सकता है, ठीक है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद तो थे, पर मनभेद नहीं था। दोनों जानते थे कि हमारी मंजिलें तो एक ही है। दोनों माँ भारती की सेवा के लिए, देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। रास्ते दोनों के तरीके अलग अलग थे बस। इसीलिए मतभेद होते हुए भी महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। उसके बाद महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद और बढ़ गए। फिर भी महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के बावजूद 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि बाद में इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। वहाँ से वो जैसे तैसे भेष बदल के भाग गए, देश से बाहर चले गए, और उसके बाद उन्होंने देश के बाहर रह के ही देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। उनका ये मानना था कि भारत को आज़ाद कराने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है सशस्त्र संघर्ष। तुम रिक्वेस्ट करोगे, शांति और अहिंसा के साथ बात करोगे तो वो नहीं मानने वाले। सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक है, लोहे को लकड़ी से नहीं काट सकते, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। तो उनका ये मानना था कि सशस्त्र संघर्ष ही भारत को स्वतंत्र करने का एकमात्र तरीका है। ये अहिंसा, ये सत्याग्रह, ये सब थोथी बातें हैं, इनसे तुम न आज आज़ाद हो पाओगे न कल हो पाओगे। इसीलिए वो महात्मा गांधी के साथ मतभेद जो है वो बढ़ते चले गए। 1920 और 30 के दशक में वो भारतीय कांग्रेस के कट्टरपंथी दल के नेता रहे। 38-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेद के बाद उनको हटा दिया गया। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि जर्मनी में उन्होंने इंडियन लीग की भी शुरुआत की, स्थापना की, लेकिन जर्मनी उसको जो है रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। कहते ना, कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए। हिटलर सुभाष बाबू का साथ दे रहा था अपने फायदे के लिए, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ जो है रूस लड़ रहा था, तो वो इनकी सहायता चाहता था रूस के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ उनकी सहायता करे, तो फिर उनको जर्मनी से जाना पड़ा। बाद में वो टोक्यो, सिंगापुर वगैरह भी गए, आपको पता है। 1943 में वो कहाँ गए? सिंगापुर पहुँचे।
और वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद के रूप में एक अस्थायी सरकार में, मतलब आज़ाद हिंद सरकार का मतलब समझ रहे हैं आप? आज़ाद हिंद सरकार का मतलब है भारत की सरकार, आज़ाद हिंद मतलब स्वतंत्र भारत की सरकार। पर चूंकि भारत में तो उस समय ब्रिटिश थे, तो इस स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना भारत से बाहर की गई। ये कैसा मालूम है? ये वैसा ही है जैसे भारत की इस समय जो मंत्री परिषद है, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, सारे मंत्री है, सारी कार्यपालिका, ये सारे लोग जो है देश से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश की सरकार हमारे देश से बाहर है। इन्होंने, चूंकि भारत उस समय आज़ाद नहीं था, फिर भी प्रतीक के तौर पर मान लिया कि भारत आज़ाद है। आज़ाद कराने के लिए इन्होंने भारत को एक सरकार स्थापित की जिसे आज़ाद हिंद की सरकार के रूप में, हालांकि अस्थायी सरकार थी, इसे कई सारे देशों ने समर्थन भी दिया। जो देश उस समय ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे उन्होंने इस सरकार का समर्थन भी किया। इसको जो है जापान, जर्मनी, इतालवी सोशल मतलब इटली और उनके कई सारे, यहाँ तक लगभग माना थे 11 देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी कि ठीक है, आज़ाद भारत की सरकार है, स्वतंत्र भारत की सरकार है। इस सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी ने, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो समय चल रहा था अंग्रेजों का, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और भारत को आज़ाद कराने की इन्होंने कोशिश की और वहीं से भारत को मुक्त कराने के लिए वो संघर्ष करते। लेकिन पहले हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज जब आप सुनते हैं ना, तो इसके 2 चरण हैं। आपको पता हो ना हो तो मैं बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस से पहले ही हो चुकी थी। दरअसल इस तरह की कोई सेना होनी चाहिए, फौज होनी चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, ये चीज़ पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आई थी। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। आज़ाद हिंद फौज का जो आइडिया है, विचार है, वो सबसे पहले किसके दिमाग में आया? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। और उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, जैसे रास बिहारी बोस वगैरह, इनके साथ मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। ये पहला चरण था। सुभाष बाबू आज़ाद हिंद फौज के दूसरे चरण में आपको मिलेंगे। ये पहला चरण तब वो नहीं थे वहाँ पर, ये 1942 की बात है। रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन गिल। मोहन सिंह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन्हीं के दिमाग में आया था कि ऐसा कोई फौज या सरकार, सेना हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो टोक्यो सम्मेलन में इन्होंने इसका गठन किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। बाद में एक और सम्मेलन हुआ जून 1942 में, मार्च के बाद में, जिसके अध्यक्ष बने रास बिहारी बोस, है ना। रास बिहारी बोस का नाम आपने सुना होगा, हार्डिंग बम कांड वाले मुख्य अभियुक्त थे रास बिहारी बोस, तो इसके अध्यक्ष वही बने। आज़ाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना और इसी के साथ नेता सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी, उनको इन्होंने सोचा कि इधर बुलाया जाए। इनका 2 चीज़ था मकसद, एक कि ऐसी कोई फौज की स्थापना करनी है, दूसरा जो बड़े नेता थे इनके, ये सब सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे। तो इन्होंने कहा कि कैसे भी करके सुभाष चंद्र बोस अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो फिर हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपने आप में बड़े व्यक्तित्व हैं। तो इन्होंने नेताजी को बुलाने का निर्णय लिया। जापानियों ने भी इस सेना को जो है समर्थन दिया, साथ दिया। कई सारे युद्ध बंदी जो थे, जिनको जापान ने युद्ध के दौरान बंदी बना लिया था, लगभग 60,000 ऐसे युद्ध बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। इनको आज़ाद हिंद फौज में शामिल करने का, शुरुआत में संख्या कम थी, 16,000 के आसपास थी, लेकिन धीरे धीरे कई सारे लोग और शामिल होने लगे। लेकिन थोड़े समय के बाद आज़ाद हिंद फौज के नेताओं में और जापानियों में मतभेद हो गए। क्यों हुए? आज़ाद हिंद फौज के जो नेता थे ये चाहते थे और ज़्यादा सेना बड़ी हो, और ज़्यादा भूमिका इसकी बड़ी हो। जापानी चाहते थे कि नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी सेना नहीं रखना है। दरअसल जापान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जापानी कोई भारतीयों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे वाह कितना अच्छा था जापान, हमारा साथ दे रहा था, हमारा सहयोग कर रहा था, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जापानी को दिमाग में चल रहा था, वो भारत का साथ नहीं देना चाहते थे। ऐसा नहीं कि उनका जो हृदय है वो भारत की गुलामी को देखकर तड़प रहा था, वो भारत को आज़ाद देखना चाहते थे, कुछ भी नहीं ऐसा, नथिंग लाइक दैट। वो तो सिर्फ हमारा यूज़ करना चाहते थे कि भारतीयों, क्योंकि किसी भी एरिया में जब आप जाते हो, अब मुझे एक बात बताइए, आप किसी अनजान शहर में जाएं तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, किसकी ज़रूरत होती है? कोई ऐसे व्यक्ति की जो लोकल हो, जो आपको वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में बता सके, गाइड कर सके,
है ना। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि स्थानीय चीज़ों से, इलाकों से, लोगों से परिचित हो। अब आपको पता है कि भारत की तरफ आना है, एशिया जीतने का सपना रख रखा है जापान ने, तो एशिया को जीतने में भारत सहायता कर सकता है। भारत के ये लोग, ये तो पागल हैं, इनको देश को आज़ाद कराना है, हम इनको आज़ाद थोड़ी कराना चाहते हैं, हम तो इनका यूज़ करेंगे और अंग्रेज़ों को भगा के भारत को ये गुलाम बना लेंगे। इनका मकसद था भारत से अंग्रेज़ों को भगा के आज़ाद नहीं कराना, भारत में जापानियों का राज स्थापित कर देना। तो ये इनका यूज़ करना चाहते थे। जब इनको पता चला कि नहीं, ये तो कुछ और सोच रहे हैं, तो मतभेद बढ़ गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया। ठीक है, ये जो सैनिक थे या जो भी लोग थे, इनको, इनके नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सेना को भंग कर दिया गया, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि ये तो हमारा यूज़ करना चाहते थे कि हम उस इलाके में जाएंगे तो ये हमारे काम आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, तो फिर मतभेद हो गए, इसको भंग कर दिया। तो आज़ाद हिंद फौज का पहला चरण खत्म हो गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, तब जब नेताजी उस इलाके में पहुंचे। जून 1943 में मैंने आपको बता ही दिया कि नेताजी टोक्यो और फिर उसके बाद सिंगापुर पहुंचे। तो वो जब इस इलाके में आए तो फिर उन्होंने जो है जापान की सहायता से भारत को आज़ाद कराने की कोशिश की। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया, फिर से इस सेना की जो स्थापना की, इसका गठन किया गया और इसके प्रमुख भी बने। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने उन्होंने सुप्रीम कमांडर के रूप में इसको संबोधित किया, मतलब वो इसके सुप्रीम कमांडर थे, जनरल वगैरह वही थे मेन, है ना। और दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली चलो का नारा यही था कि भाई हमें जाना है, देश को आज़ाद कराना। उन्होंने कहा ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम्हें आज़ादी चाहिए, मिलेगी, लेकिन उसके बदले में खून लगेगा। आज़ादी बलिदान मांगती है, शहादत मांगती है, तो खून दो, बलिदान दो, आज़ादी मैं तुम्हें देता हूँ। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर के कैथे हॉल में इसकी एक अस्थायी सरकार की भी घोषणा की। इन्होंने न सिर्फ सेना बनाई, आर्मी बनाई, बल्कि इन्होंने सरकार भी बनाई आज़ाद हिंद की एक, और खुद इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष बने। तो अब सरकार होती है, तो मैंने बताया ना आपको, सरकार में तो सब होते हैं, सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब होते हैं, तो वो स्वयं इस सेना के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष बने। इसमें अलग अलग, जैसे सरकार के विभाग होते हैं ना, इसमें ऐसे अलग अलग विभाग भी थे। वित्त मंत्री के तौर पर वित्त विभाग AC चटर्जी को दिया गया, प्रचार विभाग अय्यर को दिया गया, एक महिला, ठीक है, इसकी एक फीमेल विंग भी थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन को उसकी कमान दी गई। इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज जो है वो तैयार हो गई। सरकार भी तैयार है, सेना भी तैयार है, बस क्या करना है, लड़ना है। इस सरकार को जापान, इटली, जर्मनी, चीन जैसे कई सारे देशों ने, कोरिया आदि ने मान्यता भी दे दी, जो ब्रिटेन के खिलाफ थे। 25 अक्टूबर 1943 को इस सरकार की तरफ से ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब जहां ब्रिटेन चाहता है कि भारत युद्ध में उसका साथ दे, वहीं पर इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर दी कि भारत जो है वो तो ब्रिटेन से लड़ रहा है। ठीक है, जापान द्वारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप हमारे कब्जा कर लिए गए थे, जापान ने, आपने तो देखा ही भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप जानते ही हैं, ये जो द्वीप थे ये जापानियों के पास थे। ये द्वीप उन्होंने इनको दे दिए। इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये दो द्वीप जो है ये भी हमको दे दिए जापानियों ने युद्ध में, तो इस तरीके से इनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। अब जैसे एक सेना होती है ना, तो सेना में कई सारी ब्रिगेड होती है, आपको पता है, ठीक है, कई सारी ब्रिगेड होती है, हर एक ब्रिगेड का प्रमुख ब्रिगेडियर होता है ना, टुकड़ियां होती हैं। इन्होंने कई ब्रिगेड बनाई अपनी सेना की और उनके नाम रखे, महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम ब्रिगेड, जवाहरलाल ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। देखो, मैं अभी आपसे कह रहा था कि मतभेद थे, मनभेद नहीं था। वो सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने पहली बार यहाँ रेडियो से भारत के लोगों को संबोधित करते समय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। ये पूछा भी जाता है ना, महात्मा गांधी को सबसे पहले, आप कई सारे बोलते हैं ना राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की उपाधि कोई सरकार ने उनको नहीं दी है ना। राष्ट्रपिता, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत हो गया है भारत में। कई लोग बोलते हैं कि जब सरकार उपाधि नहीं दे सकती तो फिर राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों दी महात्मा गांधी को।
महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सरकार ने ऑफिशियली कोई उपाधि उनको नहीं दी है, यहीं से उन्होंने सबसे पहले उनको राष्ट्रपिता कहा, उनका आशीर्वाद मांगा और उनकी एक ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा। 4 फरवरी 1944 को ये सेना रंगून भी पहुंच गई। अब ये जापानियों के साथ साथ आगे बढ़ी, इन्होंने म्यांमार जीत लिया, ठीक है, रंगून पहुंच गई और ये ब्रिटिश सेना को परास्त भी कर दी, भारत तक आ गई, ठीक है। इन्होंने मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर तिरंगा भी लहरा दिया 14 अप्रैल 1944 को। सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब सुभाष चंद्र बोस और जापानी ठीक चल रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। यहाँ 2 चीज़ें बेकार हुई, समझ रहे मेरी बात? सब कुछ अच्छा था लेकिन 2 चीज़ें खराब हुई। 2 चीज़ें कौन सी खराब हुई? पहली, जापानियों ने भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हम लोग आए थे ये सोच के कि जापानी और भारतीय मिल के लड़ेंगे ब्रिटेन के खिलाफ, तो हमें तो लगा कि जापानी अच्छे लोग हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, पर जापानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। क्या आप जानते हैं, एक सैनिक जो सम्मान चाहता है, उसको अगर कोई व्यक्ति अपमान देता है तो उससे बुरा उसके लिए कुछ भी नहीं है। बुरी परिस्थितियों में न खाने को मिल रहा है, न सोने को, न पहनने को, ओढ़ने को, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी देश के लिए लड़ रहा है। बावजूद इसके जापानियों ने भारतीय सेनाओं से जो है गलत काम करवाए। गलत काम से मेरा मतलब ये कि ऐसे काम जो कि एक प्रकार से अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, जूते पॉलिश करवाने जैसे काम, छोटे काम जो होते हैं ना, इस तरीके के कुछ काम उनसे, मतलब जो उनके सम्मान के विपरीत थे, ऐसे काम उनसे साफ सफाई करवाना, जूते साफ करवाना, इस तरीके के जो है काम उनसे करवाए गए, तो इससे भी उनको बुरा लगा। दूसरी चीज, क्योंकि जापानी भारतीय सेना को अपने बराबर नहीं मानते थे। ये जो आज़ाद हिंद फौज की सेना, हमारे लिए तो ये हीरो हैं, पर जापानी इनको अपने बराबर नहीं मानते थे। उनको लगता था कि वो था ना कि हम इनकी सहायता कर रहे हैं, हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, तो इनको वो अच्छे से ट्रीट नहीं। जैसे अंग्रेज भारतीयों के साथ क्या करते थे, ब्रिटिश भारतीयों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव करते थे ना हमारे सैनिकों के साथ, वैसा ही भेदभाव जापानी भी भारतीयों के साथ कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई दोस्ती यारी निभा रहे थे, है ना। और दूसरी चीज़ ये गलत हुई कि युद्ध जो है उसमें जर्मनी हार गया, इटली हार गया, जापान भी जो है, आपको पता है कि बाद में अमेरिका ने उसके ऊपर 2 बम गिराए और जापान ने भी घुटने टेक दिए। तो जैसे जापानियों ने घुटने टेके, बस उसी तरीके से फिर हमारे आज़ाद हिंद फौज का मामला भी समाप्त हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की पराजय के साथ ही इस सेना को भी पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब जापान ही हार गया तो फिर ये किसके साथ लड़ते। इनकी भी पराजय हुई और इस प्रकार से इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर चलाया गया इन पर मुकदमा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आज़ाद हिंद, बस ये खत्म होने वाला है, 5 मिनट और है, ठीक है, 5 मिनट की क्लास और बची है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत लाया गया, क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो ये देशद्रोही है, जो दुश्मन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे लिए हीरो हैं, तो हम इनको हीरो मान रहे हैं, वो इनको देशद्रोही मान रहे हैं। लाल किले में नवंबर 1945 में इनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया। किनके खिलाफ? आज़ाद हिंद फौज में देखो, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खां, इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। आपने शाहरुख खान का नाम तो सुना होगा, हमारे बॉलीवुड के एक बड़े स्टार माने जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। तो जो शाहरुख खान साहब है ना, ये उनके नाना जी थे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। ये जो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी जिनको पकड़ के लाया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया लाल किले में, उनमें से एक नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, शाहनवाज खां। शाहनवाज खां जो है ना, ये शाहरुख खान के नाना जी थे, जो आज़ाद हिंद फौज में थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है। तो कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, शाहनवाज खां, इनको पकड़ के इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया लाल किले में। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी, ठीक है, वकालत छोड़ चुके थे, लेकिन बहुत सालों के बाद उन्होंने भी काला कोट पहना था, जैसे जवाहरलाल नेहरू। सालों पहले जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने छोड़ दी थी वकालत। येलो कलर है, नहीं दिख रहा, मैंने बोल के बता तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो लाल किले है, यहाँ पे मुकदमा चलाया गया। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, के.एन. कारजू ने भूला भाई देसाई के नेतृत्व में दलीलें दी,
ठीक है, आसफ अली कर लेना, अरुणा आसफ अली नहीं, पत्नी नहीं थी, आसफ अली। आसफ अली है ना, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने जो है इनके मुकदमे की पैरवी करने का निर्णय लिया। भूला भाई देसाई, नाम याद रखना, किसके नेतृत्व में, ये पूछ लिया जाता है, किसके नेतृत्व में जो है इन्होंने बचाव किया, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में। हालांकि जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने बोला कुछ भी नहीं, बस वो वहाँ काला कोट पहनकर बैठे थे, बहुत सालों के बाद उन्होंने वो काला कोट धारण किया था, वकीलों वाला, बोले नहीं, ठीक है। लेकिन इनकी दलीलों के बावजूद भी सरकार ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई, और इन तीनों की फांसी से पूरा के पूरा जो देश है ना, वो पूरा के पूरा देश आप देखेंगे कि आग बबूला हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना जो है देश के लिए लोगों ने किया, ये हमारे लिए हीरो हैं, ये हमारे लिए मतलब एक प्रकार से देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, और आप इनको विलन लग रहे हैं, आपको इनको आप देशद्रोही कह रहे हैं, इनको फांसी देंगे आप। तो पूरे देश में इनके खिलाफ जो है कड़ी प्रतिक्रिया हुई, इसके खिलाफ लोगों ने नारे लगाए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, ये नारा बड़ा फेमस हुआ उस समय, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, इसको सरकार पर दबाव डाला जाने लगा कि इनको छोड़ा जाए। आखिरकार जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल, कौन था उस समय, वेवेल, उसने अपने विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग किया और इनकी मृत्यु दंड की सजा को हमने माफ कर दिया। यहाँ आप देख सकते हो कि भारतीय कितने ताकतवर हो चुके थे, अब वो अपनी बात मनवा सकते थे। काश 1931 में भी हम लोगों की बात में इतना दम होता, हम लोगों की बात में इतना वजन होता, तो हम लोग जो है भगत सिंह की फांसी की सजा भी रुकवा सकते थे। पर 1931 और 1945 में यही अंतर था। 1931 में भारतीय जो है ना, वो ना तो इतने संगठित थे और ना ही उनकी बात में इतना दम था। अब लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वैसे भी अंग्रेज सब कुछ समझ चुके थे, तो अब जो है हमने अंग्रेजों से दबाव डाला। आपको पता है भारत के संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत कुछ शक्तियां हैं क्षमादान की, उसमें है ना कि वो किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो वैसा ही वेवेल के पास भी एक अधिकार था, और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्या किया, उन्होंने इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज का ये मामला समाप्त हुआ, और यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे जब अगले सेशन में बढ़ेंगे तो आपको शाही नौसेना के विद्रोह के बारे में मैं बताने वाला हूँ। शाही नौसेना का विद्रोह हम देखेंगे, और कैबिनेट मिशन भी देखेंगे। अब तो भारत की आज़ादी का समय आ रहा है। जिन बच्चों ने कहा था कि सर जो है क्या एग्ज़ाम के पहले आधुनिक भारत का इतिहास पूरा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आराम से हो जाएगा। आज हमारे 14 फरवरी है ना, 14 फरवरी को हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज तक कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि 2-4-5 दिनों के अंदर मैं थोड़ा सा बैक टू बैक ले लूँगा इस सेशन को, चूँकि ये सीरीज़ ख़त्म करनी है, तो इसीलिए अब इसके सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। अगले 2 से 3 सेशन के अंदर 1-2 ही लगेंगे मुझे लगता है बस, और आपका पूरा आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा स्वतंत्रता तक। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 बजे आप लोग आ रहे हैं ना, एक बार ज़रा मेरे कमेंट का आंसर दे दें। 3 बजे आप लोगों की आधुनिक भारत के इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज वाली जो है, आज प्रैक्टिस सेशन किसका है, आज टेस्ट होगा आधुनिक भारत के इतिहास का, अब की बार प्रीलिम्स पार। 3 से 4 सेशन को ज़रूर देखिएगा। ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बहुत सारे बच्चे फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है कि सर अच्छा पढ़ाया आपने, समझ में आया, ठीक है, शानदार, थैंक यू वगैरह। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करना तो संभव नहीं है, पर एक साथ सभी का शुक्रिया। आप भी ज़रूर कमेंट में फीडबैक दें अपना, और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यूपीएससी विद चंचल कुमार, ये आप सब लोगों के लिए ही हमने चैनल बनाया है। तो हम फिर मिलेंगे ठीक 3 बजे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।